अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू C++। और इसमें बहुत ही कुछ ख़ास पॉइंट करेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही नेसेसरी होते हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी आप अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें पता हो कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज वो चीज़ है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आप तक कोई बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, अपने ख़यालात का इज़हार करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर भी एक ज़बान यूज़ होती है, जिसको वो जो ज़बान है उसको हम कंप्यूटर की ज़बान कहते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कितना ज़रूरी है, क्या हर इंसान के लिए सीखना ज़रूरी है या इसके बगैर भी गुजारा चल सकता है। याद रखें कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो दो तरह के लोगों हैं। एक वो होते हैं जो लैंग्वेज मेकर होते हैं, जो ज़बान बनाते हैं, कंप्यूटर की ज़बान जो बनाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज बनाना जानता हो, और हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज जाने, मतलब उसका इस्तेमाल कर सके। ये हर एक आने वाले जो फ्यूचर है या आज के दौर में हर इंसान को इसका पता होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि हमारे पास जितनी भी आज के दौर में कम्युनिकेशन, जितना भी आप मोबाइल फ़ोन और जितने भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कुछ बेसिक पता होगा तो हम उसके लिए उसका बेटर यूज़ कर सकेंगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ होता है कि एज अ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को किस हद तक लैंग्वेज का आना ज़रूरी है और कैसे वो C++ या कोई भी लैंग्वेज जो है, मैं जनरल अगर उसके बारे में बात करूं तो आप लोग कैसे उसके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ C++, आज के लेक्चर में आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में किसी भी किस्म की जो इंटरेस्ट डिवेल्प करना है वो आज आप में डिवेल्प की जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट इस काबिल हो चुका होता है कि वो किसी भी बुक को खुद पढ़ने के काबिल हो चुका होता है। मतलब आप अभी अगर कोई बुक उठाएं और पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो C++ एक लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको जो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी उनके बारे में मैं आज बात करूंगा, और वो जो की पॉइंट्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। अब हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि हम C++ को कहाँ से स्टार्ट लें, शुरू कहाँ से करें। तो बात यह है कि हम सीखना चाहते हैं इसको, तो याद रखें कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा वे है, जिसको थोड़ा सा याद कर लेना है, प्रिपेयर कर लेने से एग्ज़ाम में अपीयर होना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो इसका बेसिक पर्पज़ है इस लैंग्वेज को आप लोगों को सिखाने का, वो ये है कि आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकें। याद रखें कि जो कोई भी आप में से C++ यानी C++ जो लैंग्वेज है उसको अगर वो जान जाए अच्छे तरीके से तो वो $70,000 जो है उसकी कम अज़ कम जो है ना वो आप जाके अमेरिका के अंदर पे ले सकते हैं इसकी। तो मतलब ये है कि ये कितनी, इसका मतलब है कि ये कितनी ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपको अगर ग्रिप हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वही चीज़ हम डेवलप करना चाहते हैं, ग्रिप डेवलप करना चाहते हैं। एग्ज़ाम देना तो बहुत छोटी सी बात है, हम ये चाहते हैं कि हम इस लैंग्वेज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें। अब स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि हमें थोड़ा सा ये मिलना चाहिए कि यार ये जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैं बासीयत एक मैथमेटिक्स टीचर जो है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगा कि आप याद रखें कि आप लोगों ने इस लैंग्वेज को, इसमें आप जो है प्रोग्रामर नहीं हैं आप, यानी कि आपने प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो आपने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। लेकिन आप याद रखें कि एक प्रोग्रामर जो कि एक प्रोग्राम जब बनाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, क्या वो एक कंप्यूटर का टीचर या एक कंप्यूटर स्टूडेंट करेगा? कभी भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स के लिए डेवलप करनी है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद उसको डेवलप करें। जितने भी आज तक प्रोग्राम जो हैं आपको मार्केट में अवेलेबल हैं या जितने सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिशियन ने बजाते खुद डेवलप की हुई हैं। तो वो चीज़ आप लोगों ने सीखनी है और उसको डेवलप करना है।
आज से 5 साल पहले तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसका कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। इसी तरीके से इंडिया में शायद हुआ हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि इतना ट्रेंड नहीं था कि आप लोग जो है वो लैंग्वेज की तरफ जाएं। आज मैथमेटिक्स में जो है एक मेन पिलर बन चुका है लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया होना और आप लोग अपने क्वेश्चन को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, लेकिन उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो हमारे माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम ये चाहते हैं कि लैंग्वेज का जो तासर है, ये जो सिस्टम है, ये कब शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा सा हमें पता चले कि ये C++ आई कहाँ से है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि 1967, इसका मतलब है बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले की बात है। 1967 में जो सबसे पहले जो है ना BCPL और BBCL, ये दो तरह की एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। इनको सीखने या समझने से पहले 2-3 पॉइंट जहन में रखिएगा। नंबर 1, पहला पॉइंट आपके जहन में ये होना चाहिए कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 3 तरह हो गई है। अब 3 तरह मीन, एक वो ज़बान जो कंप्यूटर को समझ आती है और डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती है, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन के वो आपने लिखी, कंप्यूटर में डाली, कंप्यूटर एकदम उसको समझ गया कि ये मशीन लैंग्वेज है। लेकिन एक लैंग्वेज वो है उसके बाद जो बनी है उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जो ना तो उसको वो मशीन लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन वो कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई एक स्टेप के बाद उसको समझ आती थी। उसके बाद जो नई लैंग्वेज बनी वो बनी है हाई लेवल लैंग्वेज। चूँकि लैंग्वेज को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल। लो लेवल जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आ जाती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आती। उसके लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने जो चीज़ें लिखी होती हैं वो कंपाइलर उसको कंपाइल करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर मशीन को वो बात समझ आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कंपाइलर कौन बनाता है। वो कंपाइलर बनाने के लिए हम एक प्रोग्रामर जो होता है वो हमें कंपाइलर बना के देता है। फ़िलहाल जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बात नहीं आ रही है कि आप लोग अपने लिए कंपाइलर बना लें। आपके लिए बेस्ट चॉइस यही है कि आप लोग क्या है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। कंपाइलर हमें बना हुआ मिल जाएगा, हम जस्ट उसका यूज़ करेंगे इस लेवल की हद तक, जहाँ तक मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट बात ये हुई कि ये जो है ना, ये बल्कि लो लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। 1970 में एक बी लैंग्वेज जो है ना, ठीक है, बी लैंग्वेज जो है ये यूनिक्स जो सिस्टम है, यानी आजकल विंडो सिस्टम भी है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया। और 1972 में जो कि डेनियल रिटेज था, इसने क्या किया कि बी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। बी लैंग्वेज चूँकि इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी तो सी लैंग्वेज आई, और जो सी लैंग्वेज थी वो काफ़ी बेटर थी लोगों को समझने के लिए, लेकिन वो अब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रही थी। तो जो बर्जन स्ट्रोटोप था उसने C++ जो है ये में भी 72 के करीब ही इस बंदे ने इसके ऊपर, या 80 के करीब यानी 79 के करीब, आई डोंट नो कि वो डेट क्या थी, जब बर्जन स्ट्रोटोप ने C++ दी। इस C++ में सी की निस्बत बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और बहुत ज़्यादा बेटर लैंग्वेज है। लेकिन याद रखिएगा कि हर वो चीज़ जो सी के अंदर वर्क करती है वो C++ के अंदर भी वर्क करती है। चूँकि C++ जो है, अगर सी लैंग्वेज इतनी है तो C++ उससे, यानी उसके बाद उसको उसी को बेस बना के डिवेल्प किया गया है। तो इसको जो आपके जो मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता हो कि ये जो है ना बर्जन स्ट्रोटोप ने जो है ना C++ लैंग्वेज जो है वो हमें दी है। अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि हमें क्या इससे बेटर लैंग्वेजेस मौजूद हैं। तो याद रखें कि आजकल हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। आप लोगों ने मैथमेटिका, मैपल और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम मैथमेटिक्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस C++ से भी बेहतर हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है वाई वी लर्न दिस वन। तो याद रखें कि इसका लेवल ये है कि अगर आप मैटलैब को इस प्रोग्राम लेवल पे सीख रहे हैं तो C++ को, यानी कि आपका कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है, अब आप C++ को यहाँ से लर्न कर रहे हैं और मैटलैब को यहाँ से लर्न करना शुरू किया है। लेकिन असल में ये कि आप लो लेवल से अगर यानी कंप्यूटर के ज़्यादा करीब से इसको हल करेंगे, यानी कि उससे आपका जो डिस्टेंस है वो कम है, मीन के इसके दरमियान में क्या है, जैसे ये कंप्यूटर को बात समझाने के लिए हमें एक प्रोग्रामर होगा जो हमें एक प्रोग्राम बना के देता है जो कि तकरीबन इस लेवल तक हमें पहुँचा देता है। अब C++ जो है हमारे पास वो यहाँ से एक स्टार्ट ले रही है, यानी ये ज़्यादा उसके करीब है, लेकिन हमारे पास दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं थोड़ा सा ऊपर
ओवर हैं उनको समझना और ज़्यादा आसान है, जल्दी से उनमें वर्क किया जा सकता है और वो C++ से बेटर वे से वर्क भी करते हैं। लेकिन ये कि हम यहाँ से अगर इसको सीख के चलेंगे तो हमें उन प्रोग्रामों को सीखना और आसान हो जाता है और हमारी बेस और स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमने ये बात समझनी है कि हमें पता तो चल गया यार कि C++ बन गई। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि ये होती क्या है, C++ क्या चीज़ है। याद रखें स्टूडेंट के हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या चीज़ है ये। तो देखें इंट्रोडक्शन टू C++ में कि C++ इज़ अ जनरल पर्पज़ है। जनरल पर्पज़ याद रखिएगा कि ये जो है आप लोग ATM के अंदर ATM मशीन यूज़ कर रहे हैं, एज़ वेल एज आप लोग विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल के अंदर जैसे एंड्रॉयड और ये वो चीज़ें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बेसिकली जो डेवलप की जाती हैं C++ में ही की जाती हैं। तो यानी कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर भी C++ में डेवलप होता है। तो मतलब ये कि एक तो ये जनरल पर्पज़ है और केस सेंसिटिव मीन के इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि आपने कैपिटल ए या स्मॉल ए में डिफरेंस करना है, मतलब आपको पता हो कि कौन से स्पेलिंग का यूज़ करना है। और ये थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक जो है ना वो मतलब काबिल बर्दाश्त इसमें नहीं है। जैसे आप गूगल पे जाके लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो आप अगर गलत स्पेलिंग भी उसमें लिखें तो आपको जो एक्यूरेट स्पेलिंग की तरफ वो खुद आपको गाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये आपकी उस तरह की कोई हेल्प नहीं करता, ये सेंसिटिव है। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे बड़ा ख़ास बात ये है कि फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा कि ये जो है जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा C++ के अंदर, मैं उसको USB में डाल के दूसरे वो कंप्यूटर के अंदर ले जाके उसे रन करूँगा तो तब भी वो रन ही होगा, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट भी नहीं होता। यानी कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे में चलाया जा सकता है उसमें अगर वही सॉफ्टवेयर मौजूद हो तो। उसके साथ साथ जो है ये प्रोसीजरल है और जर्निंग प्रोग्रामिंग है और इसका एक ख़ास प्रोसीजर है इसको हल करने का, यानी कि इस प्रोग्रामिंग का यूज़ करने का स्टेप बाय स्टेप होती है। आपने ये नहीं है कि आप इसे बेतरतीबी से, जैसे मैंने आपको यहाँ से दुकान तक पहुँचाना है तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि दरमियान से आपने फ़लाँ जगह ये है, ऐसा नहीं। मैं पहले अपने से शुरू करूँगा और 1 बाय 1 आप तो दुकान तक स्टेप बाय स्टेप पहुँचाऊँगा और एक तरतीब से जाऊँगा। होप्स हो कि आप इसको नोट भी कर लेंगे और आपसे पूछा जाए कि C++ जो है उसको किसने क्रिएट किया, किसने बनाया है, और सेकेंडली ये कि वो होती क्या है। तो ये उसके मेन कंपोनेंट्स सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि ये यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को OOPS लिखा जाता है, यानी कि OOP भी लिखा जाता है इससे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अच्छा, ये आपने ज़हन में रखना है वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ चुके होते हैं, और जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा उनको तो यहाँ समझ आ जाएगी, जिन्होंने पहले पढ़ा होता है उनको भी एक बात की समझ नहीं होती कि वो समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब शायद ऐसा होगा कि जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन टू से कि ये पूरा कोई प्रोग्राम है, मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर है या कोई लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको ये जानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये लफ्ज़ कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब हम क्या लेंगे। तो उसके लिए आपने इस बात को समझना है कि जो OOP है इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन एक्शन। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है, मैं इसका बिल्कुल मीनिंग आपको क्लियर करता हूँ, रादर देन एक्शन एंड डेटा रादर देन लॉजिक। यहाँ पे इसमें हम डेटे का यूज़ करते हैं लॉजिक के बजाय, और इसमें इसके साथ साथ लॉजिक भी आपको पता हो, जैसे बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग होती है। मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप ये कहें कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर है। यानी कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन ले लें, उसके अंदर एक बैटरी पड़ती है। अब मैं कहता हूँ उस बैटरी का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैटरी है, और मेरे पास दूसरा मोबाइल है तो उसके अंदर भी वही बैटरी पड़ती है। तो अब इसका मतलब है कि जो OOP है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैटरी है, उसको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मोबाइल नहीं कह सकता। मतलब ये कि वो जस्ट एक मॉडल है, एक तरीक़ाकार है। तो आज आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि एक तरीक़ाकार, एक सेटअप। तो ये जो है आपसे पूछा जाए
कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को OOP लिखा जाता है, और ये क्या करती है, C++ सपोर्ट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। याद रखें कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत मतलब ये कि आपको थोड़ा बहुत कोडिंग शोडिंग लिखना आती है तरतीब से, तो वो वाला तरीक़ाकार आप ना सिर्फ C++ में बल्कि दूसरे सॉफ्टवेयर में के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग वगैरह को समझता होगा उस पैटर्न को अपनाएंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसके 4 मेजर पिलर होते हैं, यानी कि C++ में जाके देखें तो जो OOP है बेसिकली आप ये समझ लें कि आपको ये एक डिफरेंट उस C++ से इसको सेपरेट करके पढ़ लें, ये इसके अंदर भी यूज़ होता है बाकी लैंग्वेजेस में भी। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके क्या मेन पिलर्स होते हैं आपसे पूछे जाएँ तो आप कहते हैं कि इसके 4 मेन पिलर हैं। सबसे जो पहला पिलर है इसका वो हो गया इनहेरिटेंस, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है पॉलीमरिज्म, और फिर इसके बाद जो लिखा है इनकैप्सुलेशन, और फिर एब्स्ट्रैक्शन। अब आपने एक बात को समझना है, इनहेरिटेंस इनके मतलब को अच्छे तरीके से समझना है कि भाई क्या मतलब है इसका। यहाँ पे कंप्यूटर ज़बान के अंदर इसका क्या काम है। इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत। देखें, आपने एक कोड लिखा है, उसको आपने उस कोड का इस्तेमाल आप दोबारा भी कर सकते हैं, मतलब उसी कोड का कंपोनेंट्स का इस्तेमाल। जैसे मैंने एक बड़ा सा कोड लिखा, अब उस कोड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, अब उन्हीं कोड के लिखे हुए कोड को मैं दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ, उसको दोबारा किसी और काम के लिए भी वर्केबल बना सकता हूँ, यानी उसके अंदर 1-2 चीज़ें चेंज भी करके वैसे ही वो है। तो इसका मतलब है कि ये इनहेरिटेंस है। फिर उसके नंबर पे ये है पॉलीमरिज्म। ये होता है कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मीन टू से कि यहाँ पे एक लफ्ज़ के 2 मतलब भी लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जैसे मैं कहता हूँ कि किसी एक चीज़ का मैं कोई नाम ले लूँ और मैं कहूँ कि इसका ये मतलब है, और थोड़ी देर बाद मैं उसी का डिफरेंट मतलब बताने लगूँ, यानी कि एक चीज़ के 2 मतलब। जैसे आप देखते हैं लैंग्वेजेस में, जैसे आप लोग जो ज़ुबान बोलते हैं शायद उसका मतलब किसी एक लफ्ज़ का मतलब कुछ और थोड़ा दूर जाके देखें तो उसका मतलब डिफरेंट हो। इसी तरीके से C++ के अंदर भी ऐसा, यानी कि C++ को अभी छोड़ें, आप कहें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मीन हम C++ से भी ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर तो ये इन्वॉल्व होगी मतलब यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम 2 या 2 इससे ज़्यादा जगहों पे भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है चीज़ों को हाइड करना। इनकैप्सुलेशन मीन कि आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास हाइड हुई होती हैं, मतलब ये कि उसके बैकग्राउंड पे उसका डेटा मौजूद है, 1 या 2 चीज़ों को आप मिक्स करके वो जो तीसरी चीज़ है वो बनाते हैं, जिसका हम आगे जाके जब नेक्स्ट वीडियोज़ देखेंगे तो उनके अंदर हम मज़ीद। उसके बाद है यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शन मतलब आपके हाथ का मतलब, आप देखें आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हैं लेकिन आप C++ को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हर बेसिक पीछे क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ तो आपको नहीं भी पता तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जो लिखते हैं तो बस आपको इतना पता हो कि मैंने ये चीज़ लिखी है। अब उसके बैकग्राउंड पे कंप्यूटर अंदर क्या कर रहा है आपका ये जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामर आपको बहुत सारी चीज़ें कंपाइलर बना के दे चुका है। और ये तो ये चीज़ उसमें आती है कि इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई अगर ना भी पता हो, बिल्कुल जैसे इसकी मिसाल है कि यूज़र वो होता है जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है। अब यूज़र को ये भी नहीं पता होता कि ये गाड़ी के अंदर ये वाली तार कैसे जुड़ी हुई है, या फिर मोबाइल के अंदर फलां चीज़ क्या है, वो जस्ट उसको यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जो प्रोग्रामर होता है, जो उसको मेकर होता है, जो बनाने वाला होता है, उसको सारी बातों का पता होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें ये होता है कि यानी कि इस मॉडल के अंदर हमें अगर नहीं भी पता बेसिक का तो हमारी रिक्वायरमेंट एक ख़ास लेवल से ऊपर की होती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट, मैं चूँकि अज़ान का टाइम है, मैं आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। तो बाकी जो है ना, हाँ इंशाल्लाह हम कल के वीडियो लेक्चर से हम इसका स्टार्ट लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने नोट किया होगा और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।